अब चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहा हूं बुलेटिन की शुरुआत में। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है, जिसे आने वाले दिनों में CWC यानी कि कांग्रेस कार्य समिति घोषणा पत्र को पास करेगी। कांग्रेस के प्रस्तावित घोषणा पत्र का ब्लूप्रिंट एबीपी न्यूज के पास है, जिसमें रोजगार, महंगाई से राहत और सामाजिक न्याय पर खास फोकस किया गया है। युवाओं को अपने पाले में करने की रणनीति के तहत कांग्रेस केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा भी करने जा रही है, जिसका प्लान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 6,000 महीना और केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण का जिक्र भी किया गया है। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाने और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी वादा किया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव के वादे को दोहराते हुए कांग्रेस न्यूनतम आय योजना के तहत गरीबों को 72,000 सालाना देने का वादा करेगी। कांग्रेस घोषणा पत्र के लिए तैयार दस्तावेज में मुस्लिमों को लुभाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का भी जिक्र किया गया है, जिसे बीजेपी चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है। तो ये वो हमने आपको ब्लूप्रिंट दिखाया है कि आखिर कांग्रेस कौन कौन से बड़े वादे करने वाली है। और इसी खबर को विस्तार देने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, ये जो पूरी लिस्ट है ये कब सामने आने वाली है, पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, 17 सदस्यीय मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से लोकसभा में घोषणा पत्र तैयार करने। उसने एक तो देश भर से इनपुट लिया और इस ड्राफ्ट को तैयार कर लिया है, जिसकी जानकारी आपने दर्शकों को दी है। बात यही है कि फोकस रहने वाला है रोजगार पर, महंगाई से राहत पर और इसके अलावा सामाजिक न्याय पर। राहुल गांधी बीते कई दिनों से जाति जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं, ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का मुद्दा उठाते रहे हैं। ये अहम रूप से कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल होने जा रहा है। इसके अलावा 30 लाख केंद्र सरकार में जो सरकारी पद खाली हैं उनको भरने का ऐलान कांग्रेस करेगी अपने घोषणा पत्र में। और बल्कि वो ऐलान घोषणा पत्र से पहले आज ही मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की एक बड़ी रैली है, उसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करने वाले हैं। तो युवाओं को लुभाने के लिए 30 लाख सरकारी पद भरने का ऐलान, सरकारी परीक्षाओं के जो फॉर्म होते हैं उनको फ्री करने का ऐलान। इसके अलावा पेपर लीक को लेकर एक कानून जरूर बना है मोदी सरकार के आखिरी सत्र में, संसद के पिछले सत्र में, लेकिन उससे भी और कठोर कानून बनाने का ऐलान। इस तरीके का ऐलान रोजगार के मद्देनजर युवाओं को लुभाने के लिए, महिलाओं के लिए 6,000 प्रति महीना देने का ऐलान और इसके अलावा सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण महिलाओं को देने का ऐलान। ऐसी बातें कांग्रेस जो है करने जा रही है। आपने पूछा कि ये जारी कब होगा, तो आपने बताया दर्शकों को कि ये मैनिफेस्टो का जो ड्राफ्ट है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो पार्टी में सबसे बड़ी इकाई होती है फैसले लेने वाली, वो इसको जब अप्रूव कर देगी, पारित कर देगी, मुहर लगा देगी, इसके बाद इसको कांग्रेस इस घोषणा पत्र को जारी करेगी। लेकिन इसमें मुस्लिमों को लुभाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने का वादा भी किया जाने वाला है। और ये लोकसभा चुनाव 2024 में एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है। बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पर पहले से लगाती रही है। अब जब कांग्रेस के घोषणा पत्र में सच्चर कमेटी का जिक्र होगा, बीजेपी को एक बार फिर मौका मिल जाएगा। हालांकि कांग्रेस अपनी तरफ से यह दलील दे रही है कि सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और जाहिर सी बात है सभी वर्ग में अल्पसंख्यक भी आते हैं। तो पिछड़ों को लुभाने के लिए जाति जनगणना, दलितों को लुभाने के लिए रोहित वेमुला जो हैदराबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र थे, आत्महत्या की उन्होंने, उनके नाम पर एक कानून, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए सच्चर कमेटी और ओवरऑल युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सस्ते गैस सिलेंडर और इसके अलावा 6,000 प्रति महीना। और आखिर में विवेक, गरीब तबके के लिए, जी गरीब तबके के लिए विवेक, आखिर में गरीब तबके के लिए पिछले चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ा वादा किया था, हालांकि वो चला नहीं था। न्यूनतम आय गारंटी योजना 72,000 सालाना गरीब परिवारों को देने का वादा, वो एक बार फिर से किया जाने वाला है। और इसके अलावा मनरेगा की जो दिहाड़ी है उसको बढ़ाकर 400 रुपए किया जाएगा। पी चिदम्बरम की अध्यक्षता में एक कमेटी ने इसको ड्राफ्ट किया है। चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने हमें सूत्र बताते हैं कि अंदर एक वादे का उन्होंने
बाकायदा बजट का जो प्रावधान क्या होगा उस पर भी चर्चा की है और इसको लेकर के जब कांग्रेस इसको लेकर के सीडब्ल्यूसी की जितने मुद्दे इसका ऐलान करने जा रही है, जितने पॉइंट्स रखने वाले हैं जैनेंद्र, उससे ये बात तो और साफ हो गई है कि कई ऐसे मुद्दे खुद कांग्रेस बीजेपी को इसमें देने वाली है जिस पर बीजेपी कांग्रेस को बड़े आसानी से घेर पाएगी। बहुत बड़ी अपडेट, वाराणसी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 मार्च को पीएम का वाराणसी दौरा है, रात में वाराणसी में ही रुकेंगे पीएम। 10 मार्च को आजमगढ़ में रैली करेंगे। तो प्रधानमंत्री 9 मार्च को वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। आपको ये बहुत बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जो उनका स्टे होगा वो वाराणसी में ही होगा और अगले दिन 10 मार्च को आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से आपको एक्शन मोड में, एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। इसी का नतीजा है ये। प्रधानमंत्री लगातार कई राज्यों में जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वो वाराणसी गए थे और अब एक बार फिर 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वाराणसी में होंगे। 10 मार्च को आजमगढ़ में रैली भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बिसाते बिछ चुकी है, राजनीतिक घेरेबंदी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और विरोधियों के बीच प्रहार और पलटवार का नया राउंड शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी देश भर में घूम रहे हैं, खास करके साउथ इंडिया में उनका फोकस क्लियर है। पिछले 65 दिनों में 6 राज्य घूम चुके हैं। जिस तमिलनाडु और केरल में बीजेपी के पास लोकसभा की एक भी सीट नहीं है, वहां 4 बार जा चुके हैं। दक्षिण के राज्यों को साध कर वो पहले ओडिशा और पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, जहां वो रैली करेंगे। आज बड़ी अपडेट यह है कि संदेशखाली से कुछ ही दूरी पर 80 से 85 किलोमीटर की दूरी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन होने वाला है। तो वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक कड़ा संदेश, बड़ा मैसेज देने वाले हैं। कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। आप किसी मोदी के परिवार से इस परिवार का सर झुकने नहीं। महाकाली का अखंड आशीर्वाद लेकर लौटे हिंदुस्तान के प्रधान का ये आत्मविश्वास है। सुबह सुबह करबद्ध होकर सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर पहुंचे थे भगवा राजनीति के मौजूदा ध्वजवाहक नरेंद्र मोदी नामधेयस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे जाताया। भक्तिभाव में विभोर प्रधानमंत्री ने करीब 200 साल पुराने मंदिर में पूजा अर्चना की, आरती की, शीश झुकाकर आशीष दिया और फिर बाहर निकले तो विकास की नई लकीर खींचते हुए तेलंगाना को कुछ यूं समझाया। तेलंगाना को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है। तेलंगाना में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से हो रहा है। तेलंगाना को तरक्की की सीढ़ी चढ़ाकर आसमान तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी जब इसे दक्षिण का द्वार कह रहे थे तो इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे थे। पीएम मोदी ने तेलंगाना को दक्षिण का द्वार क्यों कहा? प्रधानमंत्री के बयान का राजनीतिक मतलब क्या है? 24 के चुनाव में बीजेपी का फोकस तेलंगाना पर क्यों है? यह हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि दक्षिण के इस द्वार से भगवा सियासत के विस्तार की पटकथा लिखने निकले पीएम मोदी जब आगे बढ़े तो सांगारेड्डी की सड़कों पर समर्थकों का सैलाब। प्रधानमंत्री के सम्मान में फूलों की पंखुड़ियां बरस रही थी। जय श्री राम, जय श्री राम। अपनों का सम्मान स्वीकार करने के बाद पीएम मोदी जब मंच पर पहुंचे तो बेहिसाब विश्वास से भरे हुए थे। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है।
मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर वो सियासी शत्रु थे जो उन्हें सत्ताहीन करने की चुनौती दे रहे हैं और उनके लक्ष्य पर था तेलंगाना का सीमित विकास। 2 दिनों में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में थे। 2 दिनों में उन्होंने तेलंगाना को 62,800 करोड़ की सौगातें दी। तेलंगाना की उन्नति की प्रतिबद्धता दोहराई। 4 मार्च को जब आदिलाबाद को विकास का उपहार दे रहे थे तब वो उसे उत्सव का नाम दे रहे थे। आज देश में विकास का जो उत्सव चल रहा है उसमें मैं अपने तेलंगाना के भाई और बहनों के बीच ये विकास का उत्सव मनाने आया हूं। जिस तेलंगाना के शहरों में 2 दिनों तक प्रधानमंत्री घूमते रहे वहां अगले कुछ हफ्तों में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों का जुटान होने वाला है। अब तक यही कहा जाता रहा कि बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार कर्नाटक है। दरअसल कर्नाटक ही दक्षिण भारत का वो पहला राज्य है जहां बीजेपी ने सरकार बनाई थी। लेकिन तेलंगाना के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा कि तेलंगाना दक्षिण का द्वार है, उससे ये साबित हो गया कि अब तेलंगाना के आश्रय बीजेपी दक्षिण भारत में अपना प्रसार करेगी। यूं ही नहीं, बीजेपी को तेलंगाना से उम्मीदें जगी हैं। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 4 सीट मिली थी। ये 19.65% वोट है, जो कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा है। जबकि 2014 में सिर्फ 1 सीट मिली थी और वोट 10% के करीब था। 2023 के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में 1 से 8 तक पहुंचने वाली बीजेपी लोकसभा चुनाव में डबल डिजिट में पहुंचना चाहती है। लेकिन आगे का सवाल है, ये कैसे संभव होगा? राजनीति का रट्टा मारने वाले ये जानते हैं कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती हैं, वहां बीजेपी की डगर मुश्किल होती है और जहां जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता है, वहां पर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को फायदा मिलता है। तेलंगाना की सियासी स्थिति को समझिए जरा। बीआरएस सत्ता से बेदखल हो चुकी है। अब उससे टकराना बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। सत्ता में कांग्रेस है और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को चुनौती देना और उसे हराना बीजेपी के लिए आसान रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब तेलंगाना में थे तो उन्होंने परिवारवाद के बहाने कांग्रेस और बीआरएस दोनों पर जमकर प्रहार किया। जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ये परिवारवादियों ने देश को लूटा, अपनी तिजोरियां भरी। मोदी ने उसको जो तनख्वाह मिलती है ना, सरकार से जो पेमेंट मिलता महीने का, उसमें से भी जब जब मौका आया कुछ न कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया है, दान कर दिया है। 24 के चुनाव में परिवार की धुरी पर चुनावी राजनीति को खड़ा करने की कोशिश में लगे प्रधानमंत्री मोदी ने समर्थकों से स्वीकार्यता लेकर विरोधियों को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया। 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है और इंडी गठबंधन वालों को अंदाजा भी नहीं है कि करोड़ों लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं और इसलिए आज करोड़ों परिवार एक सुर में कह रहे हैं, एक आवाज में कह रहे हैं,
मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। परिवार के बहाने मोदी विपक्ष पर एकमुश्त प्रहार कर रहे थे तो मोदी के धुर विरोधी कांग्रेसी रेवंत रेड्डी यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री गुजरात मॉडल की तारीफ में शब्दों का पिरामिड खड़ा कर रहे थे। प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है तो यहां पर आपकी मदद जरूरी है। रेवंत रेड्डी ने जैसे ही गुजरात मॉडल की तारीफ की वैसे ही सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी इसे लेकर उड़ गई जबकि कांग्रेस इससे किनारा करने में जुटी है। श्रीमान रेवंत रेड्डी को मैं अभिनंदन करूंगा, बहुत बधाई के लायक हैं वो, शाबाश चीफ मिनिस्टर मैं कहूंगा। ये जनता के हित में मोदी जी की सही जो भावना है उसके अनुकूल उन्होंने एक स्वागत किया और साथ में रहे। मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं कहूंगा, ये मोदी मॉडल कहूंगा। ये मोदी मॉडल के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। बीजेपी दक्षिण में विस्तार की तैयारी में है और सियासी विरोधी ही उनकी राहों में रेड कारपेट बिछाने में जुटे हैं। रेवंत रेड्डी मोदी मॉडल की तारीफ कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के नेता राम के नाम पर वॉकओवर देने की तैयारी में है। नरेंद्र मोदी को सत्ताहीन करने के इरादे से बने इंडिया गठबंधन के कई नेता बार बार भगवान श्री राम को लेकर सवाल खड़े करते हैं। वो भगवान राम जो करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं, उन्हें लेकर कई बार बयानबाजी की जाती है और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में अक्सर इस मुद्दे पर बोलते भी हैं और भगवान श्री राम का जिक्र भी करते हैं। ने कहा था कि हम सब मिलकर अयोध्या के भव्य मंदिर में भगवान राम का स्वागत करेंगे। स्वागत किया कि नहीं किया? शान से किया कि नहीं किया? गौरव से किया कि नहीं किया? मोदी की गारंटी हुई कि नहीं हुई? सांगारेड्डी में खड़े प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के जरिए अपने उस पुरातन वोट बैंक को साध रहे थे जिसकी सोच में सनातन है। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जब मंदिर के आश्रय सत्ता की राह आसान करने में जुटे हैं तब मोदी विरोधी गठबंधन के नेता अपने शब्दों से उनके लिए लाल कारपेट बिछा रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं ए राजा। ஆனால் நீ சொல்லுகிற கடவுள் இந்த கடவுள் என்றால் இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால் இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால் அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर मर्यादा का पिंडदान करने वाले ए राजा कौन है वो जान लीजिए। ए राजा देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके के वरिष्ठ नेता, इस वक्त नीलगिरी से सांसद है। जो शख्स 7 बार सांसद है वो सनातन पर और श्री राम पर सवाल उठा रहा है। जिस डीएमके के नेता ए राजा हैं उसी पार्टी के हैं उदयनिधि स्टालिन भी। उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सनातन को लेकर जिन अपशब्दों का इस्तेमाल स्टालिन ने किया था उस पर कोर्ट का साफ तौर पर यह कहना था कि आप कोई आम व्यक्ति नहीं हैं, आप एक मंत्री हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। 3 मार्च को अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर बेकाबू हुए ए राजा ने हिंदुस्तान को मुल्क तक मानने से इनकार कर दिया। நல்லா புரிஞ்சுங்க. இந்தியா எப்போதும் ஒரு நாடு அல்ல. ஒரே நாடுனா ஒரே மொழி, ஒரே பண்பாடு, ஒரே கலாச்சாரம் இருந்தால் ஒரு நாடு. இந்தியா நாடல்ல, இந்தியா துணை கண்டம், சப் கான்டினென்ட். So India is not a country, it is a subcontinent. ஆண்டிமுத்து ராஜா எனும் நான் சட்டपूर्वமாக ये वही ए राजा हैं जो संसद में खड़े होकर 11 बार देश की अखंडता और अक्षुण्णता की शपथ ले चुके हैं।
देश की अखंडता की शपथ लेने वाले ए राजा वोट की खातिर बर्थडे पार्टी में ऐसे मदहोश हुए कि सारी सीमाएं लांघ गई। जाहिर है इस जरूरत के बाद ए राजा पर प्रचंड प्रहार होना शुरू हो गया। ए राजा और डीएमके के जरिए इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। तो क्या डीएमके को किसी दूसरे पंथ के ईश्वर के बारे में ऐसा बोलने का अधिकार है? ए राजा की पार्टी तमिलनाडु में सत्तासीन है। वहां बीजेपी अब तक संसदीय जीत से दूर है। वहां इस बार पीएम मोदी नई लकीर खींचने के लिए बेहिसाब मेहनत कर रहे हैं। 4 मार्च को भी प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में थे। इस साल अब तक 4 बार तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात के साथ साथ मंदिरों में पूजा पाठ भी की। 4 मार्च को जब प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु पहुंचे थे तो परिवार के नाम पर सत्ताधारी पार्टी पर कुछ यूं प्रहार किया था। मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। इन्हें इस बात से तकलीफ होती है कि बीजेपी का जनाधार यहां लगातार बढ़ रहा है और आज यहां चेन्नई में भी हम देख रहे हैं दूर दूर तक लोग ही लोग बैठे हैं, उत्साह से भरे हुए लोग बैठे हैं। स्वच्छ भारत रखिए। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नालया गली गली घूम रहे हैं, वोटर्स को गोलबंद कर रहे हैं। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के विस्तार की कोशिश में जुटे हैं। अब जरा 2019 के आंकड़ों में देखिए कि दक्षिण भारत में बीजेपी कहां खड़ी है। दक्षिण भारत में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 132 सीटें हैं और इनमें से बीजेपी के पास सिर्फ 30 सांसद हैं। बीजेपी के पास जो 30 सीटें हैं वो भी सिर्फ 2 राज्यों यानी कर्नाटक और तेलंगाना में। बाकी हर जगह 0 पर सिमटी हुई है पार्टी। और बीजेपी के थिंक टैंक ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर 400 सीटों का लक्ष्य हासिल करना है तो दक्षिण के दुर्ग में मौजूदगी बढ़ानी पड़ेगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के सियासी दौरे की शुरुआत ही इस साल दक्षिण भारत से हुई। 2 और 3 जनवरी को तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल पहुंचे। 2024 में अब तक केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सबको नाप चुके। पिछले 15 दिनों में देश को जो सौगातें दी हैं उनमें से आंध्र प्रदेश ऐसा सूबा है जिसे एम्स, आईआईटी, आईआईएम, आईआईटीडीएम मिला है। जाहिर है 400 सीटों का लक्ष्य लेकर चुनावी युद्ध में उतरी बीजेपी का फोकस क्लियर है। हिंदी पट्टी को साधकर दक्षिण में वोट के विस्तार की कोशिश है। इसी कड़ी में बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने मोर्चा संभाल लिया है। तेलंगाना के रास्ते दक्षिण में बीजेपी के विस्तार की लकीर खींच दी है। और एक बड़ी खबर आ रही है, वो जानिए। चुनाव से पहले ममता सरकार का ये बड़ा ऐलान है। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गिफ्ट है ममता सरकार की ओर से। आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी में 750 रुपए की वृद्धि की गई है। आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में भी 750 रुपए की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई सैलरी अप्रैल महीने से लागू होगी। बंगाल में 750 रुपए सैलरी बढ़ाई गई है आशा कार्यकर्ताओं को भी, आंगनवाड़ी वर्कर्स की भी। 24 के चुनाव से पहले ये बड़ी घोषणा है ममता बनर्जी सरकार की। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने 750 रुपए आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के बढ़ा दिए।